So we are now about to start one of the most prominent topic, and there is a confirmed at least 8 to 10 mark question from this topic. Right, the longest long answer question type problem has to be from height and distance. Right, ये 100% confirmed है. Height and distance is basically the application of trigonometry. Other name of the same chapter is application of trigonometry, means whatever we understood as far as the term 1 was concerned, we are now supposed to apply the same concept here practically, right, in daily life problem. We can regard them that this is nothing but the trigonometry in terms of word problems in terms of trigonometry, right. One of the best part about this topic is that it's 100% confirmed that the question that will come in the board examination, right, would be from our MIQ, right, and I'm 99% confirmed that even the values will not be changed. This is one of the advantage to each of you, that why not to have the complete command till the final answer of each question, right. तो हम इसको बहुत ही ढंग से करेंगे और ये मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ. बेटा जी आप इधर आ जाओ, आपकी फेस नहीं दिख रहा, आप इधर आ जाओ. स्मृति आप इधर आओ. ये एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि ऑल द 6 की रेशियोज आर वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आपको पता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किसका फार्मूला है, बेस हाइपोटेन्यूज क्या है, सब एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, राइट. वो एक फंडामेंटल चीज है. इस टॉपिक को समझने के लिए पुरानी ट्रिग्नोमेट्री में ढंग से ना आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 6 टी रेशियोज हमें क्लियर होनी चाहिए. अगर वो क्लियर है और उसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर ये समझ आ गया आपको, और उसके बाद मैं बताऊंगा हाउ टू अप्रोच विद एवरी प्रॉब्लम ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस, वो अप्रोच कैच करनी है, एंड आई एश्योर यू कि आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉन्सेप्ट क्यों हम पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज आपको फिजिक्स में मिलेगा, कुछ हद तक 11th फिजिक्स में वेरी फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा, राइट. और उसके बाद रोटेशन एक्सेट्रास के अंदर भी यू विल बी फाइंडिंग द सेम एज फॉर द 11th क्लास फिजिक्स इज कंसर्न. जैसे सपोज हमारे यहाँ से टीवी टावर जो है पीतमपुरा में जो सिचुएटेड टीवी टावर है, मान लिया लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, ठीक है. मैं अपने बिल्डिंग की छत पे खड़ा हूँ एंड आई वुड लाइक टू हैव द मेजरमेंट ऑफ इट्स हाइट. मैं उसकी हाइट को मेजर करना चाहता हूँ. तो क्या पॉसिबल है? तो दो ही तरीके हैं, या तो मैं नीचे से लेके ऊपर तक फीता लेके नापूं, कैन इट बी पॉसिबल, राइट. नाउ द ट्रिग्नोमेट्री विल हेल्प अस टू फाइंड आउट द हाइट, almost the same height, right. Just if I be able to know the angle of elevation. अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा. फिलहाल ये मान के चलो मैं यहाँ से सारा सब मैदान साफ है, यहाँ से टीवी टावर दिखाई दे रहा है और मैं यूं देख रहा हूँ, उसकी चोटी को देख रहा हूँ, राइट. सो जो मैं यूं देख रहा हूँ इसे, दैट इज नोन एज लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट इज अ स्ट्रेट लाइन along which we look at the object, is known as line of sight. भाई किसी भी चीज को देखना है, जैसे मैं इस कमरे के ऊपर उसके कॉर्नर को देख रहा हूँ, कमरे के कॉर्नर को देख रहा हूँ, तो सीधी लाइन ज्वाइन करूंगा मैथमेटिकली, दिस इज नोन एज लाइन ऑफ साइट. क्लियर, राइट. अब मैं उसे देख रहा हूँ, यहां से ये लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बट अंडरस्टूड होगी. तो दिस एंगल इज नोन एज, दिस थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन. Angle of elevation is defined as the angle which the line of sight makes with the horizontal through the observation, through the point O, या through the observation, through the eye itself. क्या ये बात क्लियर हुई? So this is known as angle of elevation. तो angle of elevation क्या होता है, उसे हम कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि भाई this is known as angle of elevation, simple, theta, right. अब मैंने आपसे कहा कि मुझे उस टीवी टावर की हाइट को मेजर करना है. अगर मुझे लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के थ्रू जो एंगल है, दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर उसकी वैल्यू मुझे पता हो तो मैं इनडायरेक्ट वे में भी इमीडिएटली हाइट निकाल सकता हूं या नहीं? आई थिंक सो आपको क्लियर हो गई होगी बात. कैसे निकाल सकता हूं कि भाई मान के चलिए ये वो टावर है जिसकी मैं बात कर रहा था, और यहां मैं हूं, यहां से मैं इसे देख रहा हूं उसके टॉप को, और ये एंगल मुझे पता लग गया अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री है फॉर एग्जांपल,
और ये डिस्टेंस यहां से मुझे मालूम है, राइट? सो दिस वन इज नोन एज ए बी, दिस इज ओ, और मुझे ये हाइट निकालनी है बी। कांट आई फाइंड इट आउट? कौन सी टी रेशियो मेरी हेल्प करेगी इसका? अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे पहले मुझे निकालना क्या, हाइट। हाइट इज एन अननोन वेरिएबल, नहीं मालूम मुझे, वो तो निकालना है, उसे मैंने एच से डिनोट कर दिया। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास तीन वेरिएबल्स होंगे, सॉरी तीन फिजिकल क्वांटिटी होंगी, जिसमें दो हमें पता होंगी, एक नहीं पता होगी। हमें हाइट नहीं मालूम, वो हमें निकालना है। एंगल हमें मालूम है, अगर एंगल हमें मालूम है तो आई कैन रिलेट दिस एंगल विद एनी ऑफ द टी रेशियो जो हम पढ़ चुके हैं, राइट? और बेस मुझे पता होना चाहिए। तो तीन चीजें हो गई, एंगल 30 डिग्री। बिल्कुल क्लास में माइंडफुली बैठना और ऐसे समझना कि घर जाकर इसके रिवीजन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, राइट? एक तो एंगल है मेरे पास, एक हाइट है, और मेरे पास डिस्टेंस है बेस का, वो भी। तो तीन चीजें हो गई या नहीं? दो हमें मालूम होंगी, तीसरी हमें निकालनी होगी, छोटी सी बात है, राइट? तो अगर मुझे हाइट निकालनी है, जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा, तो मुझे कौन सी टी रेशियो ज्यादा सुटेबल रहेगी यहाँ पर? चलो आप बता सकते हो। साइन, साइन से, चलो साइन लगाता हूं मैं। अगर मैंने यहाँ साइन 30 यूज किया, व्हाट इज साइन बताओ जल्दी। अच्छा, अगर कॉस होगा, देखो बिल्कुल भी ना गलत भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस होगा तो हमारे पास क्या है, साइन होगा तो हमारे पास एच बाई ओ ए आ जाएगा, कॉस होगा तो ओ बी बाई एच आ जाएगा। अब प्रॉब्लम ये हो गई, ये दोनों अननोन है, ना मुझे हाइट मालूम, ना मुझे वो लाइन ऑफ साइट का डिस्टेंस मालूम। तो मुझे वो एप्रोप्रिएट रेशियो यूज करनी है जिसके थ्रू मैं आसानी से निकाल सकूं। तो और सोचो कौन सी होगी। हाँ किसान, टेन थीटा यूज कर सकते हैं हम। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, राइट, अपॉन बेस। ये 3 किलोमीटर है मान लिया, तो 3 किलोमीटर। टेन 30 की वैल्यू, अच्छा अब एक बात और है, आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। 0 डिग्री का क्या है, 30 डिग्री क्या है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, अपार्ट फ्रॉम ऑल 60 रेशियोज। ये आपके टिप्स पर होना चाहिए। सीधी सी बात है, साइन का मालूम है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, बाकी की कहानी कर लोगे, उल्टा रिवर्स करना है, एंड रेस्ट यू कैन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये मैं मान कर चल रहा हूं कि आप लोगों को पता है, राइट? तो ये हम टेन से भी निकाल सकते हैं, हम कॉट से भी निकाल सकते हैं। इतनी सी चीज तुम्हें क्लियर हुई है नहीं? मेरा कहने का मतलब है कि अगर तीन आपके पास यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो दो की वैल्यू आपके पास होगी। एंगल किसी ना किसी 6 टी रेशियो में से किसी के साथ हमें कोरिलेट करना होगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आर बेसिकली द वैल्यूज फॉर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा रेस्पेक्टिवली। द रेसिप्रोकल बिलोंग्स टू कॉसेक, सेक एंड कॉट। ये याद है? और ये सारे के सारे एंगल्स आपको याद होने चाहिए। नहीं है फिलहाल, वैसे तो हो जाने चाहिए, देखो टर्म वन हो चुका है, राइट? फिर भी भूल गए हो इन केस, तो आप कागज भी बना के रख लेना, अपने सामने होना चाहिए, टेबल के सामने होनी चाहिए वैल्यूज। इज इट क्लियर? तो तीन में से दो चीज आपके पास ऑलरेडी, तीसरी निकालना हमारे लिए कौन सा बड़ा काम है? कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? अगर ये बात क्लियर है तो हमने समझ लो स्केलेटन ऑफ एवरी हाइट एंड डिस्टेंस कर लिया इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन। सारे कैलकुलेशन की जड़ जो थी वो हमने समझ ली। कितना आसान है बताओ, राइट? नंबर वन। नंबर टू, अब हाइट एंड डिस्टेंस का जो भी हम क्वेश्चन करेंगे, मेरी कोशिश है कि मैं टाइप्स में बदल दूं। वैसे ऐसा कोई टाइप्स होता नहीं हाइट एंड डिस्टेंस में, लेकिन टाइप में मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सहज होगा आपको क्वेश्चन समझना। क्योंकि कुछ फिगर्स ऐसी सामने आएंगी जिनके एक ही फिगर के ऊपर 6-7 क्वेश्चन है, क्यों ना टाइप बना दिया जाए उसका। तो मैं उस तरीके से ले रहा हूँ, राइट? अब हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन की अप्रोच कैसे करेंगे। रिशिता, आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी बेटा? ग्रेट भाई, सामने आओ ना आप। व्हाट इज द यूज ऑफ टेकिंग द क्लास अगर आप दिखाई नहीं दे रहे तो? अभिनंदन, मेरी वॉइस आ रही है? अब तक मैंने जो भी कहा सबको क्लियर है? कुछ पूछना तो नहीं है? यू वांट टू आस्क एनीथिंग?
राइट, ठीक है। अब हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे, पहले क्वेश्चन से लेके आखिरी क्वेश्चन तक, उसकी अप्रोच आइडेंटिकल। आसान हो गया टॉपिक। क्या अप्रोच है? पहली बात, पूरे के पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। You should understand the English language of the question and convert the entire paragraph into a figure. पहला स्टेप, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को और पूरे के पूरे क्वेश्चन को एक फिगर में बदल दो। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन विल हेल्प यू टू क्रिएट द फिगर। पहला स्टेप, फिगर क्रिएट हो गई। अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा है, सही पढ़ा है, तो सही फिगर बनेगी, और अगर फिगर गलत बन गई तो शुरू में ही जीरो हो गया। तो फिगर सही बनाने के लिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, यह पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, उस फिगर के अंदर ढूंढने हैं कितने राइट एंगल ट्राइंगल हैं। उसी फिगर में राइट एंगल ट्राइंगल 1 2 है, 3 है, कितने हैं वो ढूंढने हैं। फिगर सही है, देखते ही पता लग जाएगा कितने राइट एंगल ट्राइंगल है। दूसरा स्टेप क्लियर है। तीसरे स्टेप में हम क्या देखेंगे कि वो जो फिगर है और राइट एंगल ट्राइंगल्स में कोई एक एक्सप्रेशन ऐसा होगा जो इक्वेट कर सकते हैं। राइट, इक्वेट करने का मतलब क्या, अभी मैं क्लियर कर दूंगा। राइट, जब 2-3 राइट एंगल ट्राइंगल मिल गए तो उसके बाद हम इस पे ये फिलॉसफी यूज करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, और हम पाएंगे कि जैसे मैं ये लाइन और खींच देता हूं यहां, ये 30 है, ये मान लिया 60 है। राइट, कितने राइट एंगल ट्राइंगल है इसके अंदर बताओ? दो है ना। अब दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में कॉमन क्या है, एक बार जिससे पूछूंगा क्या कॉमन है? ए बी। वो ए बी हमें ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल से भी आ जाएगा, ए बी हमें ए बी ओ राइट एंगल ट्राइंगल से भी आ जाएगा। ओ ए बी ले लो, ए बी उठा लो छोटे ट्राइंगल से, ए बी उठा लो बड़े ट्राइंगल से, और ए बी की वैल्यू को इक्वेट कर दो। ए बी ऑफ राइट हैंड साइड फर्स्ट ट्राइंगल का, ए बी ऑफ राइट हैंड साइड सेकंड ट्राइंगल का इक्वेट कर दो, बाकी की कैलकुलेशन है बस। तो जमा घटा गुड़ा भाग है तो आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? फाइनली रिपीटिंग, रीड द क्वेश्चन सिंसियरली। Number 1, create a right figure. Number 2, search for the number of right angle triangles. Then third, equate the common expression and do the calculation. Simple calculation will provide you the final answer. Right? So what do you mean by a line of sight? Clear हो गया line of sight किसे कहते हैं? तो कुछ छोटी छोटी टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। How many of you have already started with this topic in their school? Great. हो गया, that's great. तो कितने क्वेश्चंस किए हैं? बहुत ही अच्छे। अच्छा लगा सुन के, देखो दैट समझ स्कूल इज रियली टेकिंग ए पेन। वेरी नाइस। लाइन ऑफ साइट, देन एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर हो गया ना? एंगल ऑफ एलिवेशन इज नथिंग बट द एंगल मेड बाय द लाइन ऑफ साइट। हाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन ये है कि भाई जैसे मैं यहाँ से ना किसी समझ लो इस कमरे के ना कॉर्नर को देख रहा हूँ, या कुतुब मीनार की चोटी को देख रहा हूँ, ऊपर देख रहा हूँ, या टीवी टावर को देख रहा हूँ मैं, तो मैं जो देखूंगा वो मेरी जो सीधी लाइन जाए मुझे हाइपोथेटिकली क्रिएट करनी पड़ेगी, दैट इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट इज अ स्ट्रेट लाइन along which I observe an object. राइट, वो लाइन ऑफ साइट है। और हॉरिजॉन्टल लाइन बाय बट अंडरस्टूड है उसके साथ में क्रिएट कर सकता हूं। ये है ना लाइन ऑफ साइट। हॉरिजॉन्टल लाइन तो हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैं देख रहा हूं मेरी आई से हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ गई या नहीं आ गई, ये तो ये एंगल बन गया एक एक्यूट एंगल। दैट एक्यूट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। और एंगल ऑफ डिप्रेशन वो उल्टा हो गया। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है कि आप जो है कुतुब मीनार के ऊपर हो, आप टॉप पर, उसके टीवी टावर के टॉप पर, पहले ना टीवी टावर पर ना घूमता रेस्टोरेंट था, 1987 की बात बता रहा हूँ मैं, तब नया नया बना था 1986-87 में, तो बड़ा बेहतरीन रेस्टोरेंट बनाया था। तो वही है ना कि गवर्नमेंट को महसूस हुआ कि इतनी ऊंचाई के ऊपर कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कोई गलत हरकत ना कर ले, और रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया। अदरवाइज वो बहुत बेहतरीन पिकनिक प्लेस बन गया था। अब मान लिया वहां रेस्टोरेंट है और आप वहां खड़े हैं और आप नीचे देख रहे हैं, बस स्टैंड पर लोगों को खड़े हुए देख रहे हैं, तो आप नीचे देखेंगे तो ये लाइन ऑफ साइट हो गया या नहीं हो गया? और बट अंडरस्टूड है हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया।
तो अब ये जो थीटा बनेगा दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर से नीचे देखने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, नीचे से ऊपर देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। कौन सी बड़ी बात है, समझ में आ गया भाई? ऊपर से मैं नीचे देख रहा हूं, मैं इस समय उस पे खड़ा हूं, रेस्टोरेंट पर हूं मैं, और मैं नीचे देख रहा हूं, राइट। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ तो एंगल के लिए एक लाइन और चाहिएगी ना, हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर दी, ये थीटा हो गया, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, राइट और नॉट? क्लियर? वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक वी आर स्टडिंग राइट नाउ। बड़े अच्छे टॉपिक है इस टर्म के अंदर। मैथ्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट, जस्ट ट्राई टू कंसंट्रेट। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। आगे चले, तो इस तरीके से हमें एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया। अब हमने यहां से नीचे देखा, तो ये हो गया थीटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यार थीटा डैश को मैं क्या कहूंगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। राइट बेटा जी, सबको क्लियर है? आगे चले अब। आई होप कि सबको समझ आ गया होगा। तो यहां पर मैं पहले टाइप 1 लेके चल रहा हूं, यानी कि मैंने जितने भी कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको कुछ टाइप्स में बदल दिया। उसमें से टाइप 1 मैं उस फिगर को यहां पर आपके सामने रख रहा हूं जिसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन है। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन में डिफर बट द फिगर रिमेन्स विद द सेम। जैसे यहां देखिए, फिगर कुछ ऐसी होगी। आपने क्वेश्चन पढ़ा, सही पढ़ा, पढ़ने के बाद आपने इस तरीके से ए बी सी डी, ये एंगल 60 डिग्री का है, मान लिया ये एंगल 30 डिग्री का है, और मान लिया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है हमको 10 मीटर। अपने को ये बीसी निकालना है और अपने को ये हाइट निकालनी है। स्टॉप राइटिंग, अभी कोई कुछ नहीं करेगा। तो आप देखो, डी पॉइंट इज अवे फ्रॉम बी और नॉट एज कंपेयर टू सी, डी इज फार ऑफ एज कंपेयर टू सी। जैसे जैसे हम बिल्डिंग के बॉटम की तरफ बढ़ते जाएंगे एंगल बढ़ता जाता है, याद रखना। कुछ सोचो, यहां से मैं अगर टीवी टावर को देखूंगा बहुत आसानी से होगा, कोई 15-20 डिग्री का एंगल होगा। अगर मान लिया मैं बिल्कुल टीवी टावर के नीचे खड़ा हूं, तो एंगल कितना बड़ा बनेगा? ऑलमोस्ट इट सीम्स टू बी मोर देन 80 डिग्री। So when we are approaching toward the base of a particular building, obviously the angle of elevation keep on increasing. तो याद रखना कि बिल्डिंग के पास जो एंगल बनेगा वो बड़ा एंगल होगा और उससे दूर वाला एंगल जो होगा वो छोटा होगा। लॉजिकली क्लियर है? अब हमसे कहा भाई हाइट निकालो और एक्स निकालो। देखो मुझे पता है आपको आता होगा, लेकिन फिर भी यही देखो भैया क्या करेंगे। हाइट निकालनी है मुझे, तो मैंने क्या कहा था, फिगर सही बनेगी, बन गई फिगर। अब आपने क्या करना है, ट्राइंगल ढूंढनी है, राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल ये ढूंढ लिया मैंने, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये कौन कौन सी बड़ी बात है, 6th क्लास का स्टूडेंट भी कर देगा इस काम को। क्लियर? अब उसके बाद क्या करना है, मुझे हाइट निकालनी है। मुझे ये नहीं मालूम, हाइट भी नहीं मालूम, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, आई हैव वेरियस वे टू फाइंड आउट द आंसर। देखो ए सी मेरे पास नहीं है, एडी मेरे पास नहीं है, लेकिन एक्स चूंकि फिलहाल नहीं है, आ सकता है ना कहीं हमारे पास। अगर मेजरमेंट देखी जाए, पार्शियल मेजरमेंट ऑफ बेस इज अवेलेबल, पार्शियल मेजरमेंट 10 मिला है लेकिन एक्स नहीं है। हाइट हमारे पास जो हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, फिगर सही बनेगी तो हम राइट एंगल ट्राइंगल में से जो कॉमन होगा उसे इक्वेट करेंगे। कॉमन है हाइट, तो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ 1060 h बाई एक्स। 1060 होता है √3, तो हाइट कितनी आ गई भाई, x √3, x √3। क्या ये क्लियर है? नहीं, दोबारा बताऊं, क्या ट्रिग्नोमेट्री आपको क्लियर है बेटा? ये देखो, मैंने राइट एंगल ट्राइंगल लिया एबीसी और मैं एबीसी से हाइट निकालना चाहता हूं, तो क्या मैं 1060 यूज कर रहा हूं? ये बात क्लियर है? क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मोर प्रिसाइजली परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्लियर है?
परपेंडिकुलर है हाइट, बेस है x, 1060 की वैल्यू होती है √3। ये फर्स्ट टर्म में हम कर चुके हैं। तो हाइट कितनी आ गई हमारे पास, √3x। क्या अब क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी तरीके से एबीडी में देखिएगा आप, यहां पर मैं ले रहा हूं 1030। अगर मैं 1030 लूंगा तो क्या होना चाहिए, 1030 की वैल्यू क्या होगी आप बताओ। नहीं यार, मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ इस ट्राइंगल में एबीडी में 1030 लगा। अरे बता क्या होता है, बेस परपेंडिकुलर क्या होता है, 1030 बताओ उसमें क्या है। अरे इस ट्राइंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना, 1030 10 थीटा क्या होता है वैसे बताओ, इस क्या होता है फार्मूला क्या। हाँ तो परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है एबीडी में, हाँ तो हाइट एबी क्या है हाइट, और बेस क्या है बीडी। तो बीडी क्या है बेटा, बेटा ध्यान से देखिए, बिल्कुल सही कह रहा है, बीडी क्या है, डीसी प्लस बीसी। क्लियर, 1030 होता है 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, रूट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो यहां हाइट यहां भी आ गई। हाइट हमको उस इस ट्राइंगल से भी मिली, हाइट हमें इस ट्राइंगल से भी मिली या नहीं मिली। मान लिए फर्स्ट है ये सेकंड है, बोलिए राइट। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेट कर दूंगा, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड मतलब कि यहां भी हाइट है यहां भी हाइट है, राइट हैंड साइड ये है, यहां राइट हैंड साइड ये है। अगर दोनों ही हाइट है यानी कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी तो सेम हो गए। तो √3x इज इक्वल टू 10 प्लस x डिवाइडेड बाई √3, राइट। Equating first and second means that we have equated the right hand side of first and second expression as written over here. Clear? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 क्या हो गया 3x। अरे √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल। डोंट एक्सपेक्ट मी टू टीच द 9th क्लास, राइट। तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब x इधर आ गया, ये 7th क्लास हो गई, अब 2x। यहां x कितना आ गया 5, 5 आ गया ना x। अब ये 5 आया, इसमें पुट कर दो, हाइट आ गई या नहीं आ गई। लेकिन एग्जाम में लिखा आएगा कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालो, और फेवरेट है √3 √2, राइट। √3 90% √3 यूज होगा, 1.732 होती है इसकी वैल्यू, और √2 की होती है 1.414, ये याद रखना। तो हाइट हो गया 5 मल्टीप्लाइड विद 1.732। अब ये मल्टीप्लाई करने का काम तुम्हारा, खत्म आंसर। तो हाइट भी आ गई और डिस्टेंस भी आ गया नहीं आ गया। प्लीज इस कैलकुलेशन को ध्यान से देखिए। और अप्रोच मैंने क्या ली, मैंने इस फिगर से दो राइट एंगल ट्राइंगल को ढूंढा, और दोनों राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइट दोनों से आ गई, और दोनों से जो हाइट आई उसके राइट हैंड साइड को मैंने इक्वेट कर दिया, और बाकी की तो रेस्ट कैलकुलेशन है। छठी सातवीं की प्रॉब्लम हो गई, फिर वो करके आंसर आ गया, राइट। दिस इज नोन एज टाइप 1 because some of the questions based on the same figure. So can I proceed now? Right. So basic concepts is over. Now switch on to directly serious business. पहला क्वेश्चन पढ़ो। Try to understand the language of the first question and create the figure. आपको एग्जैक्ट मैं इसे फिगर बनाने के लिए 1.5 मिनट दे रहा हूं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ईमानदारी से मुझे बताइए कि इस लैंग्वेज को फिगर में कौन कन्वर्ट नहीं कर सका। विच सेकंड, जिसको ये हाइट एंड डिस्टेंस कॉन्फिडेंटली आता है, डोंट वेस्ट योर टाइम।
दूसरा, तीसरा, चौथा करते जाओ क्वेश्चन। बताइए किससे फिगर नहीं बनी। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, राइट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। तो टावर की बात हो रही है, तो टावर की हमें हाइपोथेटिकल एक हाइट लेनी पड़ेगी। तो लेट दिस रिप्रेजेंट्स PQ represents the height. ए जहां से हम इसे देख रहे हैं और 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, ये तो ये ग्राउंड पर है ना, इज व्हाट 30 डिग्री। क्या इतना क्लियर है? Then the question states what? On moving a distance 20 meter towards the foot of the tower, यानी कि अब 20 मीटर तक आप A से 20 मीटर तक चले B तक, ये आप चले यहां से, ट्वेंटी मीटर्स तक चले, तो एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन अब चेंज होकर कितना हो गया? इट बिकम 60 डिग्री। अरे वही तो हो गया जो फिगर मैंने बनाई थी। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो जो पूछा गया उसको मैंने h ले लिया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर and the distance of the tower from point A. A से इस टावर का डिस्टेंस, यानी कि हमें एक क्यू निकालना है, तो हम यहां बेटा जी इसको ज्वाइन कर देंगे और मान लेंगे कि ये x है और ए क्यू जो हमें निकालना है वो है 20 + x और पी क्यू। अब प्लीज 2 मिनट रुकेंगे क्योंकि इस बार ये पेपर आएगा सब्जेक्टिव, तो कई स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, फिगर बना दी और सीधा क्वेश्चन कर दिया, 50% मार्क्स। आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको बताना पड़ेगा लेट पी क्यू रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द टावर। ए इज द पॉइंट रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द एंगल 30 डिग्री, बी फॉर 60 डिग्री। तो ये फिगर की ना कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन राइटिंग में देनी पड़ेगी, उसके बाद प्रोसीड करोगे आप। क्लियर हो गया? अब क्या कहा था मैंने, क्वेश्चन को पढ़ो और सही फिगर बना दो। फिर नंबर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढो। कौन कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है भाई? PQB और PQA। और देखोगे इसके अंदर कॉमन क्या है? हाइट। तो अगर हम PQB को देखते हैं तो यहाँ पर tan 60 हो गया बेटा जी h/x, जो कि tan 60 होता है √3, तो h हो गया √3x, अभी तो किया था। और ये हो गया tan 30 डिग्री, ये हो गया हमारा h/20 + x, जो कि 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, राइट। और हाइट हमारी ये आ गई, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, इक्वेट कर दिया हमने इसे। ये लिखेंगे आप इक्वेट, मैं नहीं लिख रहा, आप लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x = 20 + x, वही आ गया 2x = 20, x आ गया 10। यानी कि पॉइंट ए का बॉटम ऑफ द टावर से जो डिस्टेंस आ गया वो आ गया 30 मीटर्स, x आ गया 10। और रही बात हाइट की,
हाइट आ गई 10√3। भाई क्लियर हुआ ना मैंने क्या किया यहाँ पर? कैलकुलेशन में किसको डाउट है? ईशान क्लियर है ना? कौन सी? ये हाइट क्यों आई बेटा? क्योंकि हाइट तो √3x है ना। x आगे जैसे ही हमारे पास x की वैल्यू आ गई 10, तो हमने इसमें पुट कर दिया, राइट। तो जब हमने पुट किया तो 10√3 हो गया, लेकिन हमें तो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है, तो 1.732 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17.32 मीटर्स आ गई हाइट, खत्म। So this becomes the answer to the very first question. ओके, जरा देखना है ये नोट्स हट गए एक बार। क्लियर हो गया ना? अगले क्वेश्चन पे चलें। सेकंड क्वेश्चन, कपिल को नोट्स दो। हाँ भाई, सेकंड क्वेश्चन को पढ़िए और सेकंड क्वेश्चन की फिगर बनाओ। अभी गलती से नोट्स हट गए, देख रहा हूँ मिल नहीं रहा। आप सबके पास है ना डीपीपी? आप दोनों के पास है डीपीपी बेटा जी? प्रीति आपके पास? आप मोबाइल लाते नहीं? आप ला सकते हो वैसे मोबाइल, तो लेकर आया करो बेटा, क्योंकि देखो डीपीपी तो आपको तभी मिलेगा ना, वहीं से आप, हमने असाइनमेंट पे ऑलरेडी लोड, बैच पे ऑलरेडी लोड कर दिया था उसने, तो आप लेकर आना, ठीक है ना। फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देखो ये क्वेश्चन। इनको एक काम कर, दे दे, सबके पास है ना भाई डीपीपी? हाँ ऋषिता आपके पास भी है ना? अंशिका आज क्या है? दे दो, नहीं अभी टाइम। हाँ भाई, सेकंड क्वेश्चन, फिगर बनी? The angle of elevation theta of a vertical tower from a point on the ground is such that its tangent is 5/12. आगे अब हमसे, ठीक है, आप फटाफट आगे करते जाओ। वही टावर की बात हो रही है, ये बना दिया मैंने टावर, राइट। सब यहाँ प्लीज देखिएगा, ये टावर बना दिया, और एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है यहाँ पर? ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है? दिस इज थीटा। हाँ, जेरोक्स करके भाई मुझे दे दे, ये थीटा। The angle of elevation theta of a vertical tower from a point on the ground is such that its tangent is 5/12। ये हम देखिए, its tangent is 5/12। इसका क्या मतलब है मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, पहले आपको फिगर की समझ में आ गई? यानी कि tan थीटा, इट्स टेंजेंट कहा है ना इसने, इस टेंजेंट इज 5/12, दैट मींस वो जो मैंने थीटा बनाया है, tan थीटा किसके इक्वल होगा? 5/12। आसान कर दिया काम। और फिर अगले ने यूं कहा इस क्वेश्चन के अंदर, ऑन वॉकिंग 192 मीटर टूवर्ड्स द टावर, मतलब वो थीटा वाला जो पॉइंट है ना, उससे हम टावर्स की तरफ चले 192 मीटर, तो एंगल अब कितना हो गया? एंगल हो गया यहाँ पर फाइव, दिस इज नोन एज फाइव, सिंबल फाइव का है क्या? आप क्या डीपीपी है ना, पढ़ लो उसे। अब यहां से आप यहां तक चले, और जब आपने दोबारा इसको 192 मीटर चलने के बाद रुके, तो अब एंगल थीटा नहीं रहा, अब एंगल क्या हो गया? फाइव। एंगल बिकम्स फाइव, राइट। दिस इज द सिंबल ऑफ फाइव, राइट। और ये जो फाइव बना है वो किस तरीके से है? दैट फाइव इज 10, फाइव हैपेंस टू बी 3/4। ये 3/4 हमें गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको ज्वाइन कर देंगे,
मान लिया ये x मीटर्स है, हाइट हमको निकालनी है, ये कहा है क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमको सिंपली हाइट निकालनी है। तो कैन यू डू सो? इसमें मैं ये बता रहा हूँ, टेन थीटा आपको 5/12 गिवन है, टेन फाइव भी गिवन है 3/4। अब टेन थीटा क्या होता है, प्लीज देखिएगा यहाँ, टेन थीटा इज व्हाट, टेन थीटा इज, अगर हम 5/12 कौन से ट्राइंगल का है, ट्राइंगल पी क्यू ओ का, राइट, और टेन फाइव कौन से ट्राइंगल का है, ट्राइंगल पी क्यू आर। क्या इतना क्लियर है भाई? अगर ना समझ में आया हो तो मुझसे 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, आगे मत बढ़ने दो, मुझे क्लियर होना चाहिए। थोड़ा तो एक्सट्रोवर्ट होना जरूरी है ना, अपनी बात कहनी आनी चाहिए। और अगर इन केस फिर भी हद से ज्यादा इंट्रोवर्ट हो तो भाई क्लास खत्म होने के बाद पूछ के जाओ, लेकिन इंस्टीट्यूट जब छोड़ो ना तो इतने ईमानदार होना चाहिए कि हर क्वेश्चन मुझे समझ आए। कौन सा? ये फाइव, जब आप ओ से टावर की तरफ चले 192 मीटर तो एक नया एंगल बन गया, नया एंगल तो नया नाम, ठीक है ना, थीटा एक नाम है, फाइव दूसरा नाम है, जैसे 30 डिग्री या 60 डिग्री नहीं बना था, राइट। तो बेटा जी आप अब टेन थीटा हमारा बड़े ट्राइंगल में है, तो ये ध्यान से देखिएगा, तो ये हो गया h अपॉन 192 प्लस x और नॉट, बड़े ट्राइंगल में तो है थीटा, अरे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है 192 प्लस x, राइट और नॉट। और इसी तरीके से टेन फाइव क्या होगा हमारा, h/x इज इक्वल टू 3/4। अंशिया समझ में आया बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बेटा जी, 12h इज इक्वल टू 192। अब देखो यहां पर हमारे पास है, राइट, तो अब इजिली कर सकते हैं। तो 192 का क्या हो गया, मल्टीप्लाई किया 5, 192 प्लस x, यहां पर भी हो गया 4h इज इक्वल टू 3x। क्या ये क्लियर है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद? तो ये हो गया, ध्यान से देखिएगा, 5 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 192 से तो ये हो गया 960 प्लस 5x। एग्रीड? भाई समझ में आया या नहीं? तो h कितना आ गया, 960 प्लस 5x डिवाइडेड बाई 12, और यहाँ h आ गया 3x/4। दोनों h को, ये पहला ये दूसरा, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, 960 प्लस 5x/12 इज 3x/4। ये और ये यहाँ से हो गया 3, दैट गिव्स मी 960 प्लस 5x इज इक्वल टू 9x, 960 इज इक्वल टू 4x। क्लियर? नहीं ये तो सीधा डिवाइड कर दिया ना मैंने, राइट बेटा? क्लियर? x आ गया हमारा 240, तो x 240 मीटर्स आ गया, तो हाइट कितनी आ गई, हाइट आ गई 3 इंटू 240 डिवाइडेड बाई 4, राइट, दिस इज 60, तो हाइट आ गई हमारी 180 मीटर्स। क्या इसका आंसर सभी को क्लियर है? हाँ हाँ बिल्कुल, अगर वेरिएबल का हमें वैल्यू मालूम है तो आ सकती है। आगे बढ़ू, अभिनंदन समझ आ रहा है? नाउ क्या रहा है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूं जैसे मैंने सबसे पहले क्लास की शुरुआत की थी जिस फिगर से, भाई कोई चेंज थोड़ा ना है। कुछ भी कॉपी मत करिए, ये आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे।
प्लीज डू नॉट कॉपी इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। क्वेश्चन थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो आ गया थर्ड का आंसर। गुड। So get me the answer of third question then. Create the figure. थर्ड की फिगर बनाइए और प्लीज इन्फॉर्म मी जिससे फिगर ना बनी हो। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, फिगर आपको खुद बनानी है। फिगर बन गई? क्या बात। ये अल्फा ये बीटा। आई होप कि अब देखिए हम क्या करेंगे। क्या गिवन है यहाँ पर? ट्राइंगल ए बी डी में मैं tan अल्फा यूज कर सकता हूँ। हाँ बेटा बोलो। हाँ फिगर ऐसे बनाइए, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है आप ध्यान से देखिए। हाँ बेटे। नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या करना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर इज अल्फा। इस सेंटेंस को हम पहले फिगर में बदलेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन किसका? एक टावर के टॉप का। कहां से? एक पॉइंट से सेम लेवल, जो कि टावर के फुट से सेम लेवल पर हो। कितना? अल्फा। ये गिवन है या नहीं? तो पहले हम क्या करेंगे, टावर बनाएंगे। बन गया टावर। उस टावर से कोई फुट ऑफ द टावर के सेम लेवल पर एक पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है अल्फा। क्या ये सेंटेंस क्लियर हुआ इन टर्म्स ऑफ फिगर? फिर कह रहा है ऑन एडवांसिंग पी मीटर टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर। वही पहला दूसरा क्वेश्चन। यानी कि अब यहां से यहां की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन नाउ चेंजेस टू बीटा। अब ये एंगल कितना हो गया? बीटा। अब कितना चले? यहां से लेके यहां तक पी मीटर, पी मीटर्स। राइट। अब क्लियर है यहां तक? एंड वी आर सपोज टू प्रूव व्हाट? हमें प्रूव करना है हाइट टावर की कितनी होनी चाहिए? पी टेन अल्फा टेन बीटा डिवाइडेड बाई टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। राइट, ये हमें प्रूव करना है। ये जो हाइट है टावर की वो इसके इक्वल है। डू यू लाइक टू ट्राई, या मैं सीधा बता दूं? करने का तरीका वही है जो हम जब से क्लास शुरू हुई है वैसे ही करते आए हैं। थोड़ा सा इसके अंदर एक डिफरेंस में करना चाहूंगा। प्लीज सभी यहाँ देखिए अभी।
जिससे नहीं हुआ भी, जिससे हो गया वो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन को करें। जो 100% कॉन्फिडेंट है वो तो करो। चलो ठीक है, 2 मिनट लो, करो, पहले खुद ट्राई करो। अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ खुद से निकल जाते हैं और अगर आप कॉन्फिडेंट है कि यस मेरे से खुद से हो गए हैं, तो आपको घर पर जाकर 1 मिनट नहीं लगना सभी क्वेश्चन के आंसर निकालने। प्लीज यहाँ देखिएगा, सबका फोकस जो खासकर इस क्वेश्चन में अभी यहीं पर ही है। मैं ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, यूं का यूं आएगा। तो आपने क्या करना है, वही पुरानी कहानी जो मैं कहता आ रहा हूँ, ए बी डी ट्राइंगल लेंगे हम और ए बी सी ट्राइंगल लेंगे। रही बात एबीडी में, तो एबीडी में टेन अल्फा क्या होगा, एच अपॉन पी प्लस एक्स, राइट। और एबीसी में टेन बीटा क्या होना चाहिए बेटा जी, एच अपॉन एक्स। तो दैट इंप्लाइज टू मी दैट टेन अल्फा पी प्लस एक्स इज इक्वल टू एच और टेन बीटा एक्स इज इक्वल टू एच, राइट। हमको चाहिए क्या, हाइट। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं कैलकुलेशन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। पी को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पी टेन अल्फा हो जाएगा और एक्स टेन अल्फा हो गया इज इक्वल टू एच। और यहां पर मैं क्या x को कह सकता हूं h अपॉन टेन बीटा, अभी तक तो मैं h कहता आया था, क्या मैं कह सकता हूं ना x इज इक्वल टू h अपॉन टेन बीटा, राइट और नॉट। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ना, ये नीचे आ गया तो x की वैल्यू आ गई। यहां पर मुझे x यहां भी चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, यहां x टेन अल्फा एज इट इज रखूंगा, h माइनस पी टेन अल्फा, ये इधर जाकर नेगेटिव हो गया, राइट। अगर ये इस टाइप जाएगा नेगेटिव नहीं हो गया, तो x क्या आ गया, h माइनस पी टेन अल्फा डिवाइडेड बाई टेन अल्फा, नीचे आ गया। तो अभी तक आपको याद होगा मैं h और h करता रहा था ना इक्वेट, अब मैंने x और x करना है। क्यों, अभी मैं उसका रीजन दे रहा हूं। इस क्वेश्चन के आंसर को आप इस तरीके से, आप राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मालूम है इसने आना है अगर, तो हमारा हाथ दिखता चला जाए, हमें सोचना भी ना पड़े। और बोर्ड इस क्वेश्चन की आपको टाइम देता है 9 मिनट, इसे निकालने में 9 मिनट, 5 नंबर का क्वेश्चन है। अपना कितनी देर में निकल जाना चाहिए, उतना ही टाइम लगना चाहिए जितना लिखने में, यानी कि 5 मिनट। 4 मिनट की सेविंग, वो 4 मिनट की सेविंग किसी अटके हुए क्वेश्चन में मदद करेगी या फाइनल रिवीजन ऑफ द आंसर शीट में हेल्प करेगी, राइट। तो अपने को नॉलेज की वैल्यू नहीं है, हमें स्पीड भी देखनी है, अपनी एक्यूरेसी भी देखनी है, प्रिसीजन भी देखना है, राइट, प्रेजेंटेशन भी देखना है। 1000 चीजें होती हैं तो परफॉर्मेंस आती है।
खाली नॉलेज से परफॉर्मेंस नहीं आती, इसीलिए कह रहा हूँ टेस्ट दो, जितने टेस्ट दोगे उतना एडवांटेज होगा। ये क्लियर हो गया? अच्छा मैं क्या, आप इसे ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ h अपॉन टेन एल्फा माइनस पी टेन एल्फा अपॉन टेन एल्फा, ये और ये कैंसिल, तो x क्या आ गया h अपॉन टेन एल्फा माइनस पी। क्या ये क्लियर है? किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो तो बता दो आप। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड ऑन बोथ द साइड्स। अब आप देखो ये है, तो मैं लिखूंगा h अपॉन टेन एल्फा माइनस पी इज h अपॉन टेन बीटा, लिख सकता हूं या नहीं? अब एक काम करो, h को एक तरफ ले आओ, x को मैंने इसलिए किया क्योंकि अब मेरे पास यहाँ इस एक्सप्रेशन में कहीं x है, और हमको जो चाहिए जो प्रूव करना है उसमें कहीं x है, इसलिए x खत्म कर दिया है नहीं मैंने, राइट? तो हमारे पास अब ये वैल्यू आ गई, तो इस वाले h को भी मैं लेफ्ट साइड में ले गया और माइनस p को राइट साइड में ले गया, तो प्लस हो गया। तो या फिर इंप्लाइज का निशान आएगा, h हमारा कॉमन आ गया, राइट? तो इट इंप्लाइज व्हाट, h टेन अल्फा और टेन बीटा हमारा एलसीएम आ गया, टेन अल्फा से टेन अल्फा कैंसिल हो गया, टेन बीटा ऊपर वन से मल्टीप्लाई हुआ, टेन बीटा से कट हो गया, टेन अल्फा वन से मल्टीप्लाई हुआ, नॉर्मल एलसीएम इज इक्वल टू पी। ये क्लियर नहीं हुआ? क्लियर है ये वाला स्टेप? ये क्लियर नहीं है ना? भाई यहां तक क्लियर है? मैंने क्या किया, ये इस स्टेप के बाद मैंने ये लिखा है, ये क्लियर है? ये एलसीएम क्लियर है मैंने कैसे निकाला? अच्छा अब जे एच क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर ले जाओ, डिवाइड कर दो टेन बीटा माइनस टेन अल्फा से, हेंस प्रूव। यही प्रूव करना था या नहीं? राइट? अब इसके अंदर अगला ये कह रहा है कि पी की वैल्यू गिवन है 150, अल्फा गिवन है 30 डिग्री और बीटा गिवन है 60 डिग्री, डालकर फाइनल आंसर तुम खुद निकालोगे, ये होमवर्क है, क्लियर कैलकुलेशन। बिल्कुल गलत होगा, पहले ये प्रूव करना था, दिखा दो इसमें, प्रूव करो। क्या ये क्लियर है आंसर? है आपको किसी को कोई डाउट? So anyone who is facing the doubt in this question, please tell me. हाँ, प्लीज डोंट बी हेजिटेटेड टू आस्क एनी डाउट, और ऐसे समझो कि आपको उसका रिवीजन ना करना पड़े, डर जाकर एक ही चीज को दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही करना होगा। हेलो हेलो हेलो, कपिल को बुलाना एक मिनट। फिर अंशुल का फोन आया था, मैं जब क्लास में आना था तभी आया था, अभी दोबारा आया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, तो बात करो। अब पहुंचा नहीं पहुंचा, जरा देखो। वो सर तो क्लास में है, आगे चलूं? जरूर से बात जरूर करिए। शुड आई मूव? प्लीज टेल मी, आगे चलूं? नाउ फोर्थ क्वेश्चन, रीड द फोर्थ क्वेश्चन नाउ। अभी फोर्थ क्वेश्चन के आंसर को निकालने की कोशिश कीजिए, इसका फिगर बनाइए। कौन सी पे? थोड़ा सा, ठीक है।
फोर्थ क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो फोर्थ क्वेश्चन की फिगर यही है या नहीं है, जो अब तक फिगर हम बनाते आ रहे हैं। लेट दिस पी क्यू इज ट्री, हाइट ऑफ द ट्री एच टी। हाँ कुछ भी ले सकते हैं, इसके नाम तो कुछ भी दे दो। Stands on the bank of the a person standing on the bank of a river, नदी के किनारे खड़ा हुआ है, angle of elevation of the top of a tree standing on the opposite is 60 degree when he moves 30 meter away from the bank, यानी कि ये नदी किनारा है, this one EQRS, तो this QR represents the river, width of the river। अब वो इस किनारे से दूर गया, कितना दूर गया, 30 मीटर्स। जब वो 30 मीटर दूर गया इस किनारे से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया, राइट और नॉट। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड द विड्थ, यानी कि एक्स पूछा है और एक ये होमवर्क है। अब तक सारे क्वेश्चन ऐसे ही तो कराता हूं, कर लोगे या नहीं, दिस इज योर ओन जॉब। हाँ कुछ पूछना किसी ने, डू इट ऑन योर ओन, आंसर 15 आना चाहिए इसका। अब इसके बाद हम चल रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, प्लीज फिफ्थ को देखिएगा। फिफ्थ को देखने से पहले आपको पता होना चाहिए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन किसे कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, जैसे मान के चलिए कि ये एक बिल्डिंग है मेरे सामने, राइट, और मैं बिल्डिंग से कुछ इतने डिस्टेंस पर दूर खड़ा हूं कि मुझे सूरज फिर भी दिखाई दे रहा है। तो वहां से जो किरणें आ रही हैं, उसकी जो रेज आ रही हैं, उसको मैं लाइन ऑफ साइट दूंगा क्योंकि मैं सूरज को देख रहा हूं। तो उस सूरज से जो बिल्डिंग की परछाई बनेगी या नहीं बनेगी, शैडो बनेगी या नहीं बनेगी, राइट। ये बिल्डिंग, ये शैडो होगी एक तरीके से, और यहां से सूरज दिखाई दे रहा है। दिस इज नोन एज, दिस थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। हाँ पीछे की तरफ है, कुछ इस तरीके से है। यहां हम कह सकते हैं there is an existence of a sun and this angle is theta. This theta is known as angle of elevation of sun. Clear? So any doubt to it? पूरा दिखाई दे रहा है बस बिल्डिंग के ऊपर से, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब मतलब फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। फिफ्थ और सिक्स के अंदर एक तो आपको एग्जाम में तो सोचना नहीं चाहिए ना, तो सीधी सी बात है, फिगर कैसी बनेगी फिफ्थ और सिक्स की, बिल्कुल ऐसी बनेगी जो अब तक बनती आ रही है, जो अब तक हम बनाते आ रहे हैं वैसी फिगर बनेगी, राइट। ध्यान क्या रखना है कि जो राइट एंगल, जो पॉइंट बॉटम ऑफ द टावर के पास होगा उसका एंगल ज्यादा होगा, जो दूर होगा उसका एंगल कम होगा। तो अगर आप इस ध्यान, अब मैं इस लैंग्वेज को भी नहीं पढ़ रहा, देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सिर्फ ये देखा क्या, शैडो ऑफ ए टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री, फॉर टू 10 मीटर लॉन्गर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, राइट। टावर, ये टावर बना दिया, प्लीज ध्यान से देखिएगा 2 मिनट, राइट। 45 डिग्री है और दूसरा एंगल कितना है, 60 डिग्री। सूरज तो वही है, ये रहा, ये सोर्स, तो ये हो गया 45 डिग्री, और यहीं से ये हो गया 60 डिग्री, ये 60, ये 45 बन गई वही फिगर। और अभी मैं एक्सप्लेन भी करूंगा ये क्यों बनी ऐसे, और फिगर तो बन गई ना, राइट। और इसको हम ज्वाइन कर देंगे बेटा जी,
बाकी की कैलकुलेशन यू नो बेटर हाउ टू डू इट। अब क्या है क्वेश्चन, द शेडो ऑफ ए टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री, जब सन या एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है था, जब है इनफैक्ट इसकी बात हो रही है, इज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर देन व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। तो शेडो ऑफ ए टावर, यहां से पढ़ेंगे हम, व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री, जब 45 डिग्री था, इज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर, कब 60 डिग्री जब था ना, तो 60 डिग्री से तब 10 मीटर की दूरी पर और गए हम, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिला 45 डिग्री। द शेडो ऑफ दिस टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन, प्रेजेंट की बात हो रही है 45 डिग्री, राइट, इज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर, कब से 10 मीटर लॉन्गर, कब से है, जब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री से 10 मीटर की दूरी पर और हम दूर गए टावर से, तो अब वही जो सन का शेडो है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन के थ्रू बना है, वो 45 डिग्री मिला। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो ये एक्स ले लिया, बाकी की कहानी यू नो बेटर है, हाउ कर रोगे या नहीं, अब क्लियर और नॉट। 6 क्वेश्चन, 6 की फिगर भी फिर टाइम लगना चाहिए बनाने में, 6 की फिगर बन सकती है या नहीं, क्या करना है, टावर 50 मीटर हाई है, इट्स शेडो इज x मीटर शॉर्टर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 45 डिग्री, तो 45 डिग्री बना दिया, और फिर क्या है 30 डिग्री, ये 45 अगर है तो 30 डिग्री हो गया, दूर होगा 30 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। टावर की हाइट गिवन है हमें 50 मीटर, इट्स शेडो इज x मीटर शॉर्टर, कब, जब सन का एल्टीट्यूड 45 डिग्री, फाउंड टू बी 30 डिग्री, तो 30 डिग्री से जब हम x मीटर और टूवर्ड्स द टावर गए, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री मिला। अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x निकालना है इसमें, ये हाँ, ये भी पॉसिबल कि एडिटिंग मिस्टेक, अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो अपने आंसर को कंसीडर करें बेटा, एडिटिंग मिस्टेक में भी पॉसिबल, राइट बेटा जी। 6 का आंसर क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आंसर तो खुद निकालना है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए इसी फिगर पे तो किए हैं या नहीं, बताओ, कोई नया काम तो किया ही नहीं, सेम फिगर इज क्रिएटेड थ्रू डिफरेंट लैंग्वेज, तो आसान है टॉपिक या टफ है, इजी है या नहीं, 4-5 फिगर है, पूरे 30-40 क्वेश्चन का था, उसी के ऊपर सारी कहानी है, राइट। तो एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है टू स्कोर फुल मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, राइट। फिर भी मैं आपको जैसे हमारा सिलेबस खत्म होगा, ब्लूप्रिंट आ जाएगा, ये बता दूंगा इस टॉपिक में से इस नेचर के क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का या 5 मार्क्स का, और आप उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर, प्री रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन रखना, अपनी तैयारी करना। तो 6 क्वेश्चन हमारा इस तरीके से हो गया। अब हम नेक्स्ट जो जा रहे हैं, अभी मैं 7th नहीं कर रहा, 8th भी नहीं कर रहा, और 9th भी नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि 7th, 8th और 9th ये तीनों अलग अलग फिगर के क्वेश्चन हैं, 7th, 8th, 9th एंड 13th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, 13th एंड 14th, ये अलग अलग फिगर के हैं, इसलिए मैं इसको नाम दूंगा मिसलेनियस टाइप, मिसलेनियस, राइट। हर क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग, फिगर अलग। अब हम टाइप 2 करेंगे, टाइप 2 के अंदर 3-4 क्वेश्चन करेंगे सेम फिगर, और फिगर क्या है ये देख लो। नेक्स्ट इज टाइप 2, प्लीज। उनका 13.66 है, हाँ, तो क्या आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है कुछ,
तो शगुन का ये आंसर आ गया जो इसके अंदर गिवन है बेटा। कोई बात नहीं, ठीक है। अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके से होगा। कौन सी फिगर के ऊपर डिपेंड करता है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आई एम नाउ कंसर्न अबाउट क्वेश्चन नंबर 10th। मैं 10th क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। राइट, तो प्लीज अभी यहां देखिएगा 10th क्वेश्चन। तो शगुन आप यही देखो। अब फिगर कुछ ऐसी मिलेगी। अब हम जो 10th क्वेश्चन करेंगे, 11th क्वेश्चन करेंगे और 12th क्वेश्चन करेंगे, तीनों की फिगर यही होगी। राइट, और तीनों में हमसे या तो ओ भी पूछ सकते हैं, या हमसे ए पी पूछ सकते हैं, या हमसे ए बी पूछ सकते हैं। राइट, तो आपको क्लियर होगा, ये एंगल बड़ा दिखाई दे रहा तो ये मान लिया 60 डिग्री है, ये मान लिया 45 डिग्री है। फॉर एग्जाम्पल ये मान लिया एक टावर है, एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर ये फ्लैग स्टाफ है, यहाँ झंडा लगा हुआ है। कंट्रीज फ्लैग इज अवेलेबल एट द टॉप ऑफ इट। तो इस फ्लैग की हाइट निकालो तो फ्लैग थोड़ा छोटा है इसलिए उसकी एच, और ये टावर बड़ा है उसकी एच। भाई फ्लैग मान लिया 6 मीटर का है और बिल्डिंग मान लिया 15 मीटर की है, 20 मीटर की है। तो आपसे पूछेंगे व्हाट इज द हाइट ऑफ द फ्लैग और व्हाट इज द लेंथ एपी और व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर यानी कि बीपी और द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर ओबी। क्लियर है? और मान लिया ये भी आपके पास अवेलेबल है, या नहीं है, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ कितने राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं? एक है ए बी ओ और दूसरा है पी बी ओ। राइट, एक से मिलेगा 1060 एच प्लस एच डिवाइडेड बाई ओ बी, और एक से मिलेगा 1045 एच अपॉन ओ बी। 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो एच किसके ऊपर आ गया, किसके बराबर आ गया, ओ बी के। क्लियर है? 1060 होता है √3। तो यहां पर ओ बी √3 इज इक्वल टू एच प्लस एक्स। अब ये जो ओ बी किसके इक्वल है, एच के, तो मैं इसको एच लिख सकता हूं या नहीं? तो एच आ जाएगा कैपिटल, एच स्मॉल एच आ जाएगा, खत्म आंसर। यानी कि इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर क्या इक्वेट करेंगे हम, इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या कॉमन है, बेस। बेस को इक्वेट कर कर हम आंसर को निकाल सकते हैं, बाकी कैलकुलेशन करने के दौरान ही हमें अपने आप पता लग जाएगा क्या करना है। राइट, 10th क्वेश्चन पढ़ो। गेट मी द फिगर ऑफ 10th क्वेश्चन।
प्लीज ये देखिएगा, क्या फिगर कुछ ऐसी बनी है आपकी? ए प्लेन व्हेन 3000 मीटर हाई, यानी कि प्लेन वन की बात हो रही है, ये ग्राउंड से कितनी हाइट पर है? 3000 मीटर। पासिस वर्टिकली अबव अनदर प्लेन, मान लिया वो दूसरा प्लेन बी पॉइंट पे सिचुएटेड है, इसके ऊपर पहला प्लेन कितनी हाइट पर है? 3000 मीटर पर। When the angle of elevation at the same point of observation, जो प्लेन वन है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया, और जो दूसरा प्लेन है उसका 45 डिग्री हो गया। तो हाउ मेनी मीटर इज हायर वन द अदर? तो दोनों प्लेनों के बीच में क्या डिस्टेंस है, क्या दूरी है, निकालना है। तो मान लिया ये स्मॉल एच है, राइट बेटा जी, क्लियर हुआ? ये मान लिया कैपिटल एच है, तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है ये कितना हुआ? 3000 मीटर माइनस एच, राइट और नॉट? मैं इसकी बात कर रहा हूं बीसी की। सो बीसी हैपेंस टू बी 3000 मीटर माइनस एच, AB, which is the distance between the two plane, is h, right? How many meters higher is the one than the other? एक प्लेन दूसरे प्लेन से कितनी एक दूसरे से ऊपर के डिस्टेंस पर है। क्या ये फिगर क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर? तो इसे भी मैं ज्वाइन कर देता हूं। क्या ये क्लियर है? नाउ व्हाट इज टू बी डन? अब हमें यहाँ करना क्या है? हम राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढेंगे। एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा ACO, और एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा BCO। और जो BCO राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें मैं कहूंगा 1045 डिग्री इज इक्वल टू BC बाई OC, यानी कि 1, यानी कि BC इज इक्वल टू OC। ये तो सबको क्लियर होगा। दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, क्योंकि 1045 1 होता है। फिर ACO के अंदर अगर हम देखें तो 1060 डिग्री इसके इक्वल होगा H 1060 डिग्री। ये पूरा का पूरा AC है। AC कितना हमारा 3000, डायरेक्ट 3000 लिखते हैं, डिवाइडेड बाई OC 1060 होता है √3। तो OC कितना आ गया बेटा जी? 3000 डिवाइडेड बाई √3। क्या ये क्लियर है? राइट। अब ये जो BC है, ये BC कितना के इक्वल है? BC इज 3000 माइनस H इज इक्वल टू OC, राइट और नॉट? क्योंकि BC तो वही है ना, 3000 माइनस H, राइट। लेट इट बी फर्स्ट, लेट इट बी सेकेंड, दोनों ही OC हैं, तो हम इक्वेट कर सकते हैं ना फर्स्ट एंड सेकेंड। 3000 डिवाइडेड बाई √3 is 3000 minus H, right or not? Then अब हमें क्या करना चाहिए? H ही तो हमें निकालना है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स ये। तो इस माइनस H को मैं लेफ्ट साइड में ले गया तो प्लस H हो गया, और 3000 माइनस 3000 अपॉन √3 हो गया नहीं? अरे ये वैल्यू जब इधर आई तो नेगेटिव हो गई, और ये माइनस H इधर गया तो पॉजिटिव हो गया। So that amounts to us H is equal to what? LCM लिया, क्या ये क्लियर है? राइट और नॉट? आगे की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं या नहीं? नाउ H इज इक्वल टू व्हाट? 3000 कॉमन आ गया, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3, राइट। बेटा सभी को क्लियर हो रहा है या नहीं?
3000, अब ये जो वैल्यू ऐसे ब्रैकेट में ले लिया मैंने, √3 बाई √3 -1 बाई √3 लिख सकता हूं या नहीं इसे ऐसे? क्या जरूरत है, सीधा ही लिखते हैं ना। क्यों क्यों सीधा ही लिखते हैं? क्योंकि अगर आप ब्रैकेट को ध्यान से देखें, क्या ये 9th क्लास का रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन नहीं है? बोलो। √3 -1 डिवाइड बाई √3 इंटू √3 अपॉन √3 करेंगे या नहीं? अभी मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं 9th क्लास इज वाइटल। √3 को ऊपर से मल्टीप्लाई किया, √3 -1, √3 हो गया 3, इससे ये कैंसल, हाइट कितना आ गया 1000, √3 हो गया 3 माइनस √3, तो हाइट आ गई 10 दिस 3 माइनस 1.732, तो हाइट कितनी आई फिर 1003 माइनस 1.33 1.732 कितना है माइनस करके, दिस इज 8612, राइट करेक्ट पॉइंट। तो हाइट 1000 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, खत्म, इतनी मीटर्स। द फाइनल आंसर, तो आई एश्योर यू विल गेट दिस क्वेश्चन इन योर प्री बोर्ड एग्जाम, राइट। Have you understood the answer of this question or not? बेटा सबको क्लियर है, राइट? ऋषिता आपको क्लियर है? अंशिका, नाइस बेटा। तस्किया, फाइन, एंड अभिनंदन क्लियर है? So switch on to question number 11 now. Try to create the figure of 11th on your own. 12th. अगर 11th की फिगर आपकी बन गई है तो मेरी फिगर से इसे जरा कंपेयर करें। आंसर आ गया, यही फिगर है। क्या किसी भी स्टूडेंट की फिगर इससे अगर मैच नहीं कर रही है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो प्लीज आस्क, राइट। अब करना क्या है, सीधी सी बात है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में से बेस को इक्वेट कर देंगे। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे हम OAC, दूसरा लेंगे OAB, एक में यूज करेंगे 1060 इज h प्लस h बाई 30 विच इज √3, तो h प्लस h इज इक्वल टू √3 इंटू 30। और रही बात इसकी, यहाँ पर होगा हमारा 1045 डिग्री इज h अपॉन 30 जो कि 1 होता है, तो हाइट तो आ गई सीधा 30 मीटर। लेग स्टाफ की निकालनी है तो 30, h की वैल्यू 30 है, यहाँ 30 पुट कर दो, h हो गया हमारा 30 √3 माइनस 30, h हो गया 30
√3 माइनस 1 यानी कि 30 इंटू 1.732 माइनस 1, तो 30 इंटू 0.732 इसे मल्टीप्लाई कर दोगे वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? So that creates the answer of 11th question. Agreed or not? Right? Not 12th. 12th question. प्लीज 12th का आंसर बताइए, करिए अपने आप। हेलो मैडम, प्लीज आई एम वेरी बिजी, डोंट कॉल अगेन एंड अगेन। मेरे पास कई कॉल आ चुकी है। क्या फिगर यही है जैसे मैंने बनाई है? अल्फा और बीटा में कई बार बच्चे इस क्वेश्चन के साथ गलती कर देते हैं। बीटा को छोटा एंगल ले लेते हैं और अल्फा को बड़ा एंगल ले लेते हैं, पूरा पूरा आंसर गलत हो जाता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वैल्यू भी चेंज नहीं मिलेगी, यूं का यूं आएगा क्वेश्चन। क्या ये फिगर क्लियर है? शुड आई एक्सप्लेन यू द लैंग्वेज ऑफ दिस फिगर? अगर क्लियर है तो मैं फटाफट इसकी कैलकुलेशन की लैंग्वेज ही तो बता रही है बेटा, ध्यान से देखो आप। मैं रिपीट कर रहा हूँ लैंग्वेज को। ये वर्टिकल टावर stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flag staff of, यानी कि टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है, उसकी हाइट स्मॉल इंच है। At a point on the plane, at a point on the plane, angle of elevation of the bottom, देखो ध्यान से, angle of elevation of the bottom and top, यानी कि पहले बात हो रही है बॉटम के एंगल ऑफ एलिवेशन की, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम अल्फा और टॉप बीटा हुआ है नहीं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैक्स टावर अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली, यानी कि बॉटम का एंगल होगा अल्फा और टॉप का एंगल होगा बीटा रेस्पेक्टिवली, लिखा हुआ है नहीं। दिस इज द वे टू कन्वर्ट द लैंग्वेज इनटू द फॉर्म ऑफ फिगर। क्या क्लियर हुआ है नहीं बेटा? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम को अल्फा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप को बीटा। पढ़ लो क्वेश्चन के अंदर, रेस्पेक्टिवली का मतलब एक के बाद एक। तो पहले बात हो रही है एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम की जो कि अल्फा है, और फिर बात हो रही है टॉप की जो कि बीटा है। राइट और नॉट? ग्रेट, अब करिए। नाउ आई विल गिव यू 2 minutes to give me the answer of the same question. These questions are considered to be so-called difficult questions. और 90% उम्मीद है सीबीएसई में भी ये देंगे नहीं, बहुत हल्की क्वालिटी का क्वेश्चन देंगे, आसान। राइट, ये सो कॉल्ड डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। यू विल नॉट फाइंड दीज क्वेश्चंस इन योर एनसीईआरटी एज वेल। ये रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी में नहीं है। इसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले एक बार जल्दी से सिलेबस खत्म कर दें।
अब अगर किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत है तो यहाँ देखिए हाइट ऑफ द, तो 14th क्वेश्चन करो। अगर किसी से 12th हो गया तो 14th करेगा। तो हमको यहाँ पर क्या बताना है, टावर की हाइट बतानी है। तो टावर मेरा क्या है, ए बी। प्लीज यहीं देखिएगा मैं कैसे टावर की हाइट को निकाल रहा हूं। तो मुझे क्या करना क्या है, वही अगर फिगर सही है तो उसके बाद तो काम खत्म हो गया ना, कुछ भी नहीं बचा। तो पहले हम ट्राइंगल लेंगे क्या, ओ ए सी, और इसमें ओ ए सी यानी कि टेन बीटा बराबर होगा एच प्लस एच डिवाइडेड बाई ओ ए के। फिर मैं ट्राइंगल लूंगा ओ ए बी जिसमें टेन अल्फा होगा एच अपॉन ओ ए। तो यहाँ ओ ए हो गया एच प्लस एच डिवाइडेड बाई टेन बीटा, और यहाँ ओ ए हो गया एच अपॉन टेन अल्फा। राइट, दोनों से ओ ए आ गया या नहीं आ गया, और दोनों से जो ओ ए आया उसको मैं इक्वेट कर सकता हूं या नहीं। इज इट क्लियर। तो क्या मैं अब इसे ऐसे लिख सकता हूं, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं। यहां तक क्लियर है या नहीं, मुझको चाहिए क्या, हाइट ऑफ द टावर यानी कि कैपिटल एच। लेकिन यहाँ देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, इसको इस वैल्यू को इधर ले आया। तो मैं जब इसे यू लेके जाऊंगा तो माइनस एच हो जाएगा ना ये। मुझे माइनस राइट साइड में अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसे प्लस ही रखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इसे हटाता हूँ मैं। आई डोंट लाइक माइनस, इट शुड ऑलवेज, लाइफ शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, इजंट इट। नेगेटिविटी तो होनी नहीं चाहिए उसमें। तो हम क्या करेंगे, एच टेन बीटा एज इट इज, एच अपॉन टेन अल्फा माइनस एच अपॉन टेन बीटा, यूं लिख सकता हूँ। अब तो एच पॉजिटिव हो गया, राइट भी पॉजिटिव लेफ्ट भी पॉजिटिव। नाउ एच अपॉन टेन बीटा इज, एच आ गया कॉमन, माइनस टेन बीटा, टेन अल्फा है भाई ये, माइनस टेन बीटा। तो एच अपॉन टेन बीटा इज इक्वल टू एच, यहां पर मैंने लिया एलसीएम टेन अल्फा टेन बीटा। ध्यान से देखते रहिए, अल्फा से अल्फा कैंसिल हुआ, बीटा यहाँ आया, बीटा से बीटा कैंसिल हुआ, टेन अल्फा ऊपर गया, टेन बीटा से टेन बीटा कैंसिल, कट गया नहीं भाई। यहाँ पे मान लिया टू है, यहाँ टू इंटू थ्री है, तो टू से टू कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी तो कैंसिल हो जाएगा नहीं। तो टेन बीटा कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या हमारे पास नाउ, एच, अब ये इज इक्वल टू एच टेन बीटा माइनस टेन अल्फा डिवाइडेड बाई टेन अल्फा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, इस अल्फा को यहां ले जाऊंगा, और ये जो टेन बीटा माइनस टेन अल्फा इसको नीचे ले आऊंगा। तो जो बच जाएगा वो हाइट ऑफ द टावर आएगी जो मुझे प्रूव करना है। राइट, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया। अब हमारे पास एक या दो क्वेश्चन बचे हैं, वो हम अगली क्लास के अंदर करेंगे और सीधा हम सेकंड एमआईक्यू पे जाएंगे। आइडियली स्पीकिंग अब करना क्या चाहिए आपको, कि आपको भी यही शीट घर जाकर रात को सोने से पहले एक एक क्वेश्चन खुद निकालो बिना मेरे क्लास नोट्स को देखे। जितने भी क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन होते हैं क्लास में, 7 8 9 10 जितने भी हुए हैं, तो अगर आपसे मान लिया 10 क्वेश्चन हुए, 7 तुमने खुद से निकाल दिए, तो तुम्हें पूरी लाइफ के लिए, अब तुम कभी नहीं भूलोगे उसे, देख लेना। एक दो महीना ऐसी हैबिट तो बनाओ, आज का काम आज ही खत्म करना है। राइट, जो ना निकला फिर आपने सॉल्यूशन देखा, वो सॉल्यूशन भी एकदम नहीं देखा, हथियार नहीं गिराने एकदम, पहले अपने जो है पूरी आपने ब्रेन को यूज कर लेना है, भाई क्यों नहीं आ रहा मेरा, और जहां नहीं आया वहीं से क्लास नोट्स देखना है। अच्छा ये गड़बड़ हुई थी, तो उस क्वेश्चन को 2 बार लिख कर देखना है। राइट,
टफ चीज कुछ नहीं होती। जिसे टफ लगता है, अगर वो साइकोलॉजिकली पॉजिटिव है, तो भाई एक जिसे जल्दी समझ आ गया। ब्रिलियंट और एवरेज नाम की चीज दुनिया में नहीं है। ब्रिलियंट जिसे कहते हैं भाई, उसे चीजें जल्दी समझ में आती है, उसकी पुरानी क्लासेस से ज्यादा ढंग से स्ट्रांग है। और जिसे हम सो कॉल्ड वीक कहते हैं, उसको सिर्फ एक ही काम करना है, भाई ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है, मैथ्स डिफिकल्ट लग रहा है, उसी क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार 4 बार लिख कर देखो, कम से महीना 1.25 महीना तो करो, आपका ब्रेन एनहांस हो जाएगा, आपको भी चीजें जल्दी समझ आएंगी। लेकिन सिर्फ पढ़ लेने से, देख लेने से मैथ जैसा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। मैं आज भी गलती कर देता हूँ, 22-23 साल हो गए पढ़ाते हुए, मेरे से आज भी गलती होती है भाई। तो तुम्हारी तो बात ही क्या है, राइट? तो इसलिए बेटा सिर्फ प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। अब प्रैक्टिस के लिए चाहिए आलस को दूर करना, कल पर नहीं छोड़ना, आज का काम आज ही खत्म करना है। बी योर ओन बॉस में 10 बार बता चुका हूं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब मैं इसका टेस्ट लूं तो मुझे ये शब्द सुनने में नहीं आने चाहिए कि सर ये क्लास मेरे समझ ही नहीं आई। पता लगा 2-3 क्लास के बाद इस चैप्टर का मैं टेस्ट ले रहा हूं और सामने वाले ने साफ कह दिया पहली क्लास में समझ ही नहीं आई थी। अब हो गया ना सारा कब। अब क्या जवाब दे टीचर। हमारी जो इंडस्ट्री है ना, बड़ी खतरनाक इंडस्ट्री है। आप दुकान पर जाते हो, 10 रुपए दिए साबुन खरीदा, साबुन दिखता तो है क्या भाई, खरीद काम खत्म। हम जो दे रहे हैं उस पे 1 सेकंड में पानी फिर जाता है, अगर बच्चे की परफॉर्मेंस खराब आती है तो। कोई ये नहीं देखता, पेरेंट्स भी ये नहीं सोचते कि भाई अगले ने भी तो कुछ किया होगा, मेरे बच्चे ने घर पर। ये म्यूचुअल टास्क है। अगर हम एकेडमिक सक्सेस को ट्राइंगल की तरह देखें, तो ट्राइंगल की तीनों वर्टाइसिस के ऊपर हम बैठे हुए हैं। एक वर्टेक्स पे मैं बैठा हूं, एक वर्टेक्स पर बैठे हैं आप, और एक पर पेरेंट्स, और तीनों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, राइट? शी ऑलवेज गोज टू गेट 99 इवन 100। आज पहली बार 1.5 साल के बाद इंस्टीट्यूट में मैंने दूसरी या तीसरी क्लास अटेंड करते देखा है। सभी तो ऑनलाइन अटेंड किया है, बल्कि ऑनलाइन, अगर मैं कहूं ऑनलाइन जो है वो एक ब्लिस है। एक रेस्पॉन्सिबल स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन से बढ़िया कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि आने जाने का टाइम बच गया। मैं तो इसलिए बुला रहा हूँ कि तो 2 साल से घर बैठे हैं, चलो कोई बात नहीं, इस बहाने बाहर तो निकले घर से। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लास ऑनलाइन या ऑफलाइन हो रही है, मेरी नेचर में, राइट, मेरे अंदर ये नियत होनी चाहिए कि मैं काम करना चाहता हूँ। मैं कई बार बोल चुका हूँ, क्लास में बोलता भी हूँ कि भाई कोई जबरदस्ती तो नहीं बैठा। अगर जबरदस्ती बैठा है तो देयर इज नो नीड टू अटेंड द क्लास, मैं पेरेंट्स से बात करूंगा। अगर आप यहाँ आए हो तो अपने समय की और मेरे समय की कदर करो। जो हम देते हैं ना वो दिखाई नहीं देता, लेकिन जो समझते हैं ना वो पीढ़ियां बना देता है वो। ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरी लाइफ के अंदर हैं, मैंने देखे हैं, और हजारों टीचर्स की लाइफ में होंगे जो पढ़ाते हैं। इसलिए प्लीज आप कोऑपरेटिव बनो, सजग बनो, रिस्पॉन्सिबल रहो। अगली क्लास से पहले पिछली क्लास आपके टिप्स पर होनी चाहिए, और रिवीजन कर आओ पिछली क्लास का। ऐसा करोगे क्वांटिटी ऑफ टाइम आपको कम देना होगा, क्वालिटी टाइम में परफॉर्मेंस आएगी, राइट? और आज से एक बात पक्की हो गई है, अभी जैसे सर्कल का टेस्ट गया था, आपने बोल दिया 2-3 ने कि भाई ये टॉपिक मुझे क्लास समझ में नहीं आई, अब नहीं होना चाहिए ऐसा। देखो मैं मीठा बोलकर चिकनी चुपड़ी बातें कर कर वक्त निकालना नहीं चाहता। अगर तुम्हारे नंबर खराब भी आगे रह गए तो पेरेंट्स बेचारे मेरे को थोड़ा ना दोष देंगे आकर, मन में कहीं ना कहीं बुरा लगेगा। लेकिन वो कुछ भी कहो आप, मुझे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी कि भाई अगर किसी इंसान ने ये सोचा कि भाई मैंने इस बच्चे को यहाँ भेजा, इसने कुछ फिर भी कुछ नहीं घटाया यहाँ से, और मेरे करने से कुछ नहीं होने वाला, करना आपने ही है। अगर परफॉर्मेंस आपकी आएगी, भाई मेरा 10-20% से ज्यादा का रोल नहीं है, तुम्हारी मेहनत है, तुम्ही ने काम करना है। और काम करने का एक ही है भाई नियम के भाई मुझे अपना काम समय पे खत्म करना है, मुझे टालना नहीं है, मुझे आज का काम आज ही खत्म करना है। 24 साल के टीचिंग कैरियर के अंदर 99% मैंने अपनी क्लासेस नहीं छोड़ी हैं। इस साल भी आप लगभग पूरे साल से क्लास अटेंड कर रहे हो, आप भी देख रहे हो। मेरे को 1.25 महीने लगा था, टाइफाइड रहा था, मैंने पता नहीं लगने दिया।
टाइफाइड तो फिर भी छोटी बीमारी थी, चलो। मेरा भाई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट के तीसरे दिन बाद ही मैं खड़ा हो गया था क्लास के लिए। नहीं कोई उपदेश नहीं दे रहा, मेरी लाइफ का ये, अपनी लाइफ में मेरे है ये कि मैं अपने काम को पोस्टपोन नहीं करता, जिम्मेदारी से निभाता हूँ। जो कॉपरेट करते हैं वो ऑब्वियसली बेहतरीन परफॉर्मर बनते हैं, जो नहीं करते वो रह जाते हैं। आपको कोऑपरेटिव होना है, अपनी कदर करो, अपने माँ बाप की कदर करो भाई, हमारी क्लास की, हमारे टाइम की कदर करो। ये नहीं कि टॉपिक खत्म होगा और खत्म होने के बाद मैं टेस्ट बोलो सर ये तो आया ही नहीं है, क्लास क्लास 1 मेरी समझ ही नहीं आई, क्लास 2 मुझे समझ ही नहीं आई। भाई क्यों नहीं आई? क्यों नहीं काम किया तुमने? नहीं आई मुझसे पूछो ना, 10 बार पूछो। मत जाओ इंस्टीट्यूट छोड़कर अकेले में आ जाओ, मेरे साथ बैठो। और ये थोड़ा ना बनता क्लास समझ में नहीं आई। ये चीज मैं अब दोबारा नहीं सुनना चाहता, उसका प्रैक्टिकल एविडेंस आपको देना पड़ेगा। ऐप के ऊपर हमने ना हर क्लास के अंदर स्टार लगे हुए हैं ना फीडबैक में। अब हर स्टूडेंट के लिए क्लास में फीडबैक देना, क्लास का फीडबैक देना 100% कंपलसरी है। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। 5 स्टार है, 5 स्टार का मतलब है पूरी क्लास 100% समझ आ गई। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मुझे कोई जरूरत नहीं है, पर मुझे एविडेंस चाहिए, मुझे ये पता लगना चाहिए भाई स्टूडेंट ने 5 स्टार दिए यानी कि उसको एक क्लास समझ में आ गई। अब मैं इसका अगर टेस्ट लूंगा तो ये गलत नहीं करेगा। 4 है तो कोई 1 या 2 क्वेश्चन समझ नहीं आया, 3 है क्लास ही समझ में नहीं आई, मैं पकड़ लूंगा, आजा भाई बैठ मेरे साथ, क्या समझ में नहीं आया, राइट। इसलिए ये कंपलसरी है। अगर आपने फीडबैक नहीं दिया अगली क्लास में आपको अटेंड ही नहीं करने दूंगा, कहानी खत्म। लेकिन एक आदमी की पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता है जब सामने से पता लगता है कि भाई पूरा का पूरा टॉपिक ही समझ नहीं आया। प्लीज डोंट डू सो, राइट। जिम्मेदारी से काम अटेंड करो। कोई भी यहाँ जबरदस्ती बैठा नहीं है, बैठा कोई जबरदस्ती है। और भाई इतनी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप ही का कैरियर, आपका भला है इसमें, राइट। नहीं तो मेरा क्या नुकसान है, मैं तो हजारों स्टूडेंट्स पढ़ा चुका हूँ, पढ़ के जा चुके हैं। अगर तुम्हारा कैरियर नहीं बना मेरा क्या नुकसान है प्रोफेशनल लेवल पे, बताओ। लेकिन ये धिक्कार है हमारे ऊपर भी, अगर हमने बच्चों से यूं ही मीठी मीठी बातें करी और काम निकाल दिया। मैं बता सकता हूँ कौन बच्चा घर पे पढ़ता है नहीं पढ़ता, हमारी जिंदगी बीत गई है आपके साथ। इसलिए खुद को धोखा मत दो, कोई रीजन मत दिया करो अपने काम ना करने का। काम ना करने के बहुत रीजन सामने आते हैं, नहीं होना चाहिए भाई ऐसा। क्यों रीजन दे रहे हो आप? नहीं किया तो अपनी गलती मानो ना, नहीं किया तो गलती मानोगे तो प्रैक्टिकली दूर भी कर पाओगे। लेकिन काम करो, करोगे ना आज रात को सोने से पहले पहले इसको दोबारा, राइट। मैंने डाल दिया क्लास नोट्स भी डाल दूंगा, और कभी कभार मैं ना भी डाल पाऊं तो तुम अपने लेवल पे कर लो, क्लास तो समझ में आ गई, राइट। वैसे ऐसा मैं होने नहीं दूंगा और मुझे काम चाहिए। मैं 48 घंटे दे रहा हूँ शीट को भेजने के लिए, 48 आवर्स। आइडियली स्पीकिंग आज रात को होना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी, 48 घंटे तक तो करो। अगर आपने राइटिंग में नहीं किया तो आज का सारी की सारी क्लास गोज इनटू द डस्टबिन। प्लीज डोंट डू सो। हमारी सारी क्लासेस अपलोड हो गई हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की नहीं थी, वो भी अपलोड करा दी गई है। प्लीज करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे सेशंस को ढंग से कवर कर लो, 9 से 10 सेशन है उसके अंदर। कहीं कोई दिक्कत आए तो प्लीज मुझसे पूछो, राइट। और करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा ढंग से समझ में आना चाहिए, मुझे व्हाट्सएप करो, मुझसे बात करो, आई विल रेक्टिफाई इट।